हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एस एन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज का अपना टॉपिक है पादपों में खनिज पोषण। खनिज पोषण, सबसे पहले बात करते हैं हम पोषण के बारे में कि पोषण होता क्या है। कि सभी सजीव होते हैं वो अपनी वृद्धि और विकास और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए बाह्य स्रोतों से कुछ पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करें अपन पोषण की, तो पोषण क्या होता है कि सभी सजीव होंगे, सभी सजीव वृद्धि के लिए, अपने आप की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, अच्छी तरह से डेवलप होने के लिए और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए बाह्य स्रोत से क्या करते हैं? कुछ पदार्थों को ग्रहण करते हैं। बाह्य स्रोतों से कुछ पदार्थ ग्रहण करते हैं और जो पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीवों में जो पोषण की मूलभूत आवश्यकता होती है वो क्या होती है? समान होती है। सजीवों में पोषण की मूलभूत आवश्यकता समान होती है। कि जैसे जैसे कोई भी सजीव होगा उसमें जो पोषण की जो मूलभूत आवश्यकता होती है लगभग समान होती है। अब पोषण के आधार पर अगर सजीवों को दो प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं, पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में डिवाइड कर रखे हैं। दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है परपोषित जीव और एक है स्वपोषित जीव। स्वपोषित जीव कौन से होते हैं और परपोषित जीव कौन से होते हैं? परपोषित का मतलब हो रहा है, सीधा सीधा हो रहा है, पर का मतलब दूसरे, यानी जो पोषण के लिए दूसरों से प्राप्त करते हैं। कौन से पोषण? वे सजीव जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की पूर्ति बाह्य स्रोतों से करते हैं। पूर्ति बाह्य स्रोतों से करते हैं। यानी इनमें जो कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होगी और अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या होते हैं? बाह्य कारकों पर निर्भर होते हैं, यानी बाहर से ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें अपन, एग्जाम्पल के तौर पर हो गया कवक, हो गया जीवाणु, हो गया बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, फंगी, और जंतु हो गए। ठीक है, जो जंतु होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। लेकिन यहाँ पर परपोषित पढ़ रहे हैं। परपोषित का मतलब यहाँ पर जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होंगे वो बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। दूसरी ओर बात करें अपन स्वपोषित जीव। स्वपोषित क्या होंगे? जो खुद बना लेंगे, यानी कि वे सजीव जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण क्या कर लेते हैं? अपने शरीर के अंदर ही कर लेते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी पूर्ति क्या करते हैं? बाह्य स्रोतों से करते हैं। तो स्वपोषी जीव क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कहाँ पर कर लेंगे? शरीर में ही, शरीर में, तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाह्य स्रोत से ग्रहण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, क्लोरोफिल युक्त प्लांट, क्लोरोफिल युक्त
प्लांट। क्लोरोफिल युक्त जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषित जीव होते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि हम प्लांटों में जिस पोषक की बात करते हैं वो कौन से होते हैं? खनिज पोषण होते हैं। तो क्या पादपों में पोषण से तात्पर्य खनिज पोषण से है। ठीक है, खनिज पोषण से, क्योंकि ये अकार्बनिक इनऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने शरीर में खुद में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न करते हैं, लेकिन अकार्बनिक का यूज नहीं बना नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे अकार्बनिक पदार्थों के रूप में जो जिनका यूज करते हैं। बात करें कि क्या वास्तव में पादपों को पोषण, खनिज पोषण की आवश्यकता होती है। इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रमाणित किया था कि पौधे होते हैं वो खनिज पोषण की आवश्यकता उनको होती है। दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे डी सोसर, कब आए थे? 1804 में। वह एक थे वॉन सेच, वो आए थे 1864 समथिंग। इन्होंने बताया कि प्लांट्स होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं? खनिजों पर निर्भरता को प्रमाणित किया था। इन्होंने क्या किया था? ने प्रमाणित किया कि पादप खनिज पोषक पर निर्भर होते हैं, ये 1800 लगभग 60। ठीक है, तो डी सोसर ने 1804 में और वॉन सेच ने जो 1860 में थे, इन्होंने दोनों ने ये प्रमाणित किया था कि पादप होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? खनिज पोषण पर निर्भर होते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं पादपों में खनिज पोषण की आवश्यकता के अध्ययन की विधियां, कि पादपों में कौन कौन से पोषण होते हैं, उनकी विधियां कौन कौन सी होती है। पादपों में जो खनिज पोषण की विधियां हैं वो 3 विधियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे। खनिज पोषण की आवश्यकता के अध्ययन की विधियां। यहाँ पर हम 3 विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहली है पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण। सेकंड जो विधि है वो है बालू संवर्धन प्रयोग। बालू संवर्धन प्रयोग। और थर्ड है जल संवर्धन प्रयोग। जल संवर्धन प्रयोग। यहाँ पर जो खनिज पोषण की आवश्यकता हो रही है उनके लिए जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है? पादप भस्म विश्लेषण हो गया, बालू संवर्धन प्रयोग हो गया, जल संवर्धन प्रयोग। देखो नाम से ही इनके कि पादप भस्म यानी पादप की भस्म को विश्लेषण करके क्या किया जाएगा? खनिज पोषणों के बारे में पता लगाया जाएगा। दूसरी है बालू संवर्धन प्रयोग, यानी बालू को संवर्धित करके प्रयोग किए जाएंगे कि कौन से खनिजों की आवश्यकता है, कौन सी की नहीं है। जल संवर्धन प्रयोग यानी जल का यूज करके, जल के अंदर यूज करके हम क्या करेंगे? पदार्थों का किन किन खनिज पोषणों को आवश्यकता हो रही है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? पादप भस्म विश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं।
पादप भस्म विश्लेषण में यह पता लगाया जाता है कि पादप में जो खनिज पोषण होते हैं वो कौन कौन से उपस्थित होते हैं। तो इस विधि द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि पादप में कौन कौन से खनिज पोषक उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पोषक उपस्थित होते हैं। इस विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पादप का जो नवोद्भिद पादप होता है उसकी शाखा या प्लांट्स को क्या किया जाता है, काटकर जो ओवन होता है, ओवन के अंदर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 दिन के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाएगा। गर्म करने की वजह यह है कि उसके अंदर जो नमी मौजूद है, जो जल मौजूद है, वो क्या हो गया, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा और जो अपने को जो भार प्राप्त होगा वो क्या होगा, शुष्क भार प्राप्त होगा। क्या करेंगे अपन कि पादप का क्या करेंगे, ताजे पादप का, नए पादप का कि शाखा को ओवन के अंदर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 से 2 दिन के लिए क्या किया जाता है, गर्म। ठीक है, गर्म कर लिया जाएगा तो इसकी जो वाष्प है वो सारी की सारी उड़ जाएगी। गर्म करेंगे, वाष्प क्या होगी, उड़ जाएगी और अपने को यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो पादप का क्या होगा, शुष्क भार प्राप्त होगा। क्या होगा, पादप का शुष्क भार, पादप का क्या प्राप्त होगा, शुष्क भार प्राप्त होगा, क्योंकि इसके अंदर जो नमी थी वो सारी की सारी गर्म करने से उड़ गई। ओवन क्या होता है कि एक ऐसा एक बॉक्स होता है बंद किया हुआ, इसके अंदर क्या रखा जाता है, जो भी मैटर होता है उसको रखा जाता है और ऊपर से क्या कर दिया जाता है, इसको कम्प्लीटली बंद कर लिया जाता है और फिर इसको नीचे से क्या किया जाता है, लगे हुए प्लेट्स होते हैं वो क्या करता है, इसको गर्म किया जाता है और इसको कम्प्लीटली क्या रखा जाता है, बंद रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया हमने, पादप का शुष्क भार प्राप्त कर लिया। अब इस शुष्क भार को भट्टी के अंदर 600 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाएगा, गर्म किया जाता है। क्या करेंगे हम, भट्टी के अंदर 600 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। अब जब 600 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जा रहा है तो पादप के शुष्क भार के अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, अपघटित होंगे, विघटित होकर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। किस किस रूप में, कार्बनिक पदार्थ विघटित किस किस रूप में, CO2 के रूप में भी निकलेंगे, नाइट्रोजन के रूप में भी निकलेंगे, मीथेन के रूप में भी निकलेंगे, अमोनिया के रूप में भी निकल जाएंगे, एक्सेट्रा। इसमें क्या करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पादप के शुष्क भार के अंदर क्या क्या होंगे, सेल वॉल भी होगी, पॉलीसेकेराइड भी होगा, एमिनो एसिड भी होंगे, वसा भी होगी, प्रोटीन भी होगी, एक्सेट्रा आदि पदार्थ मौजूद रहेंगे। अब यहाँ पर इसको गर्म करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस, तो कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर किस रूप में बाहर निकल जाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन इन रूप में क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर जो पदार्थ बचेगा वो क्या होता है कि यहाँ पर तो जब वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा था तो शुष्क बार होता, अब ये यहाँ पर क्या बनेगा, पादप भस्म बचेगी। ये क्या प्राप्त होगी अपने को, पादप भस्म प्राप्त होगी। अब इस पादप भस्म के अंदर जो भी, क्योंकि यहाँ पर पादप भस्म में क्या होंगे, अकार्बनिक पदार्थ ही मौजूद होंगे, कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ तो गर्म करने पर बाहर निकल गए, ठीक है, और अकार्बनिक पदार्थ वह अवाष्पशील, अवाष्पशील, अगर वाष्पशील होते तो वैसे निकल जाते, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते। यहाँ से पादप भस्म में के अंदर जो जो खनिज पोषक मौजूद होते हैं उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, इसका विश्लेषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाएगा, भस्म से पादप में उपस्थित खनिज पोषक का पता लगाया जाता है। यानी कौन कौन से इसमें खनिज पोषक उपस्थित हैं। तो आपको समझ में आई पादप भस्म विश्लेषण, इसमें क्या करेंगे कि कौन कौन से खनिज पोषक मौजूद हैं वो पता लगाया जाएगा। ताज़ी शाखा को ओवन के अंदर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, जिससे क्या प्राप्त होगी, वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, पादप की बस शुष्क भार प्राप्त होगा। शुष्क भार को फिर भट्टी के अंदर 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, तो कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर बाहर निकल जाएंगे, और इससे अपने को क्या प्राप्त होगी, पादप भस्म प्राप्त होगी। और इस भस्म से हम क्या कर लेंगे, पौधे के अंदर जो भी खनिज पोषक मौजूद हैं उनका पता लगा लेंगे। तो नोट करो इनको, फिर इसके बाद में जो दो विधियाँ बच रही हैं उनको पढ़ते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट विधि है बालू संवर्धन या संवर्ध विधि। बालू संवर्ध विधि में क्या करेंगे कि शुद्ध बालू में पौधा को उगाया जाएगा और समय समय पर उसमें आवश्यक पोषक विलयन को डाला जाएगा। यानी हम जो शुद्ध बालू होगी, शुद्ध जो मिट्टी होगी, उसके अंदर पौधे को रोपित करेंगे और जिस जिस पोषक की क्या होगी आवश्यकता होगी उसके अनुसार क्या करेंगे, उनको पोषक उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए जो शुद्ध बालू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो बालू को किससे, HCl से साफ किया जाता है। HCl की प्रेजेंट में क्या कर दिया जाएगा, इसको साफ किया जाएगा बालू को, और इससे सुखा दिया जाएगा। सुखाने के बाद में HCl से क्यों धोया जा रहा है, क्योंकि इसके दौरान कोई भी खनिज उपस्थित न हो, इसके धोने के बाद कोई भी खनिज मिट्टी में उपस्थित न हो, और उसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसमें पौधे रोपित कर दिए जाएंगे। कुछ इस विधि द्वारा, आगे देखो, इस विधि द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से पादपों में उत्पन्न होने वाले न्यूनता के लक्षणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कि हम क्या करते हैं कि जो शुद्ध मिट्टी प्राप्त कर रहे हैं उसके अंदर दो जगह पर रोपित कर देंगे। एक में क्या करेंगे कि जैसे जैसे जिस जिसको खनिज की आवश्यकता हो रही है वैसे वैसे उनको पौधे को डालते रहेंगे। ठीक है, प्लांट लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, पूर्ण विकसित हो जाएगा, क्योंकि जिस जिस पोषक तत्व की खनिज की आवश्यकता है वो अगर इसको पूर्ति हो रही है तो ये क्या करेगा, ग्रोथ अच्छी तरह से करेगा, अपना विकास, जीवन चक्र और वृद्धि क्या करेगा, अच्छी तरह से करेगा। लेकिन एक में क्या करेंगे, कुछ की कमी रख लेंगे। एक जो प्लांट है उसमें क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे कि किसी पोषक तत्व की क्या रखेंगे, खनिज पोषक की क्या रखेंगे, कमी रहेंगे। उस कमी के दौरान इसमें जो पौधे में जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उन लक्षणों को क्या करेंगे, पता लगाकर उससे लक्षणों का जानकारी प्राप्त करेंगे कि न्यूनता के कारण कौन कौन से लक्षण उपलब्ध हो रहे हैं। एक वाले में तो क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से जैसे जैसे जिस जिस पोषक की आवश्यकता हो रही है वो डाल रहे हैं, वो दूसरे में नहीं डाल रहे। ठीक है, लेकिन मिट्टी यहाँ पर कैसी है, शुद्ध मिट्टी है, शुद्ध बालू है। फिर बालू रेत के में क्या होती है, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसके लिए समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, क्वार्ट्ज का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक चिप्स का यूज़ किया जाता है, वर्मिकुलाइट का यूज़ किया जाता है, कृत्रिम मृदा का यूज किया जाता है।
क्योंकि बालू रेत के अंदर कई प्रकार के कुछ पोषक खनिज पोषक क्या रह जाते हैं, मौजूद रह जाते हैं। इससे ये जो प्रयोग विधि होती है उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज का यूज़ कर लें, प्लास्टिक का चिप्स का यूज़ कर लें, वर्मिकुलाइट का यूज़ कर लें, कृत्रिम मृदा का, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। सबसे अधिक अगर किसी का यूज़ किया जाता है तो वो होती है वर्मिकुलाइट का यूज़ किया जाता है, कि वर्मिकुलाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वर्मिकुलाइट को प्राकृतिक अवस्था से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसको प्राकृतिक अवस्था में, पृथ्वी से प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त किया जाता है। कैसे कि जब खनिज पोषकों को भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है, कितना 2000 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, तो उसमें वह यह उत्पाद के रूप में क्या करती है, बाहर निकलती है। समझ में आया? वर्मिकुलाइट क्या होती है? वर्मिकुलाइट प्राकृतिक पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में मौजूद होती है और खनिज पोषकों का जब भट्टी के अंदर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। अब इसके रासायनिक विश्लेषण की बात करें कि रासायनिक रूप से ये होता कैसा है। कौन? वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट क्या होता है? अक्रिय होता है, यानी ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है। बात शुद्ध बालू में क्रिया भी कर लेती है, ठीक है। बंदे होती है, हल्का भार होता है, इसका वेट भी क्या होता है, हल्का होता है। और इसमें जो रेत के कण भी क्या होंगे, थोड़े दूर होते हैं, इसलिए जो इसका प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो क्या हो गया, आसानी से ग्रो कर पाता है, वृद्धि कर पाता है। उष्मा रोधी होता है, यानी कि उसके अंदर हीट नहीं आ सकती। अधिक जल अवशोषण करता है, यानी जल अवशोषण की क्षमता भी अधिक होती है। तो ये तो होगी बालू संवर्धन विधि या संवर्धन विधि। बालू संवर्धन में क्या करें, मिट्टी के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं शुद्ध बालू के अंदर। एक में तो क्या करेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि पोषकों की जिन जिन की आवश्यकता हो रही है वैसे अच्छी तरह से करवाएंगे। अब किसी किसी क्या रखेंगे, किसी खनिज की क्या रखेंगे, कमी रखेंगे, और उस कमी को रखते हुए जो जो लक्षण, न्यूनता के कारण जो जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनका हम क्या कर लेंगे, पता, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, पता कर लेंगे। नेक्स्ट है जल संवर्धन या जल संवर्धन प्रयोग। जल संवर्धन प्रयोग के लिए सर्वप्रथम जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, कौन से, जूलियस सेच, 1860 में आए थे। उन्होंने प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की एब्सेंट में भी क्या कर सकते हैं, पोषक विलयन का घोल में उगाया जा सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि पादप मिट्टी के अंदर ही ग्रोथ करेंगे, हम क्या करेंगे कि पोषक विलयन लेंगे, उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रोथ करवा सकते हैं। कैसे? यहाँ से कॉर्क लगा हुआ, बंद कंप्लीटली बॉक्स है, और इसके अंदर क्या लगा देंगे, ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट्स के अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या भरेंगे, मिट्टी नहीं लगाएंगे, मिट्टी के अंदर नहीं है ये प्लांट, किसके अंदर है, पोषक विलयन के अंदर। क्या है ये, पोषक विलयन। इस पोषक विलयन के अंदर क्या रखना है, इसको ग्रो करवाना है। यहाँ पर आपको पता है कि जो रूट होती है वो रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या रखेंगे, एक पाइप के द्वारा, एक पाइप कीप के द्वारा क्या करेंगे, ऑक्सीजन की पूर्ति करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इस पाइप के द्वारा क्या करवाएंगे, वायु, इसके अंदर क्या जा रही है, वायु, क्योंकि श्वसन के लिए क्या चाहिए, जड़ों को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने बता रहे कि जल संवर्धन प्रयोग में कि जल के अंदर यानी पोषक विलयन के अंदर भी प्लांट क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। क्योंकि पोषक विलयन के अंदर जो जो जिस पोषक की आवश्यकता होती है वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। और जड़ों के श्वसन के लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या लगा दी, पाइप लगा दी। देखा गया कि प्लांट क्या कर रहा है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, कि मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार जिस जिस पोषक की आवश्यकता थी उसका उसके अंदर, पोषक विलयन के अंदर मौजूद थे, और ये प्लांट क्या करेगा, उस जड़ों द्वारा इस पोषक विलयन से अवशोषित करके अच्छी तरह से ग्रो करेगा।
ठीक है, दोनों विधियां समझ में आई, बालू संवर्धन विधि और जल संवर्धन विधि जो प्रयोग है वो समझ में आया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं कि खनिज पोषक के बारे में कि कौन कौन से खनिज पोषक होते हैं जिनकी आवश्यकता पादप को होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।